बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, एक और हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव सुबह के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जैसे कि आप सब जानते हैं 5 अगस्त का दिन है। 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है। हर साल हमारी कोशिश ये होती है कि शायद इस साल हमें ये दिन ना बनाना पड़े, क्योंकि हमारी तो यही ख्वाहिश है ना कि किसी ना किसी तरीके से ये जो कश्मीर में मामलात चल रहे हैं ये सेटल हो जाएं। लेकिन बीइंग अ स्टेट चैनल हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आज के दिन को प्रॉपर तरीके से उस पर बात भी करें और अपने व्यूअर्स को गाइडेंस भी दें। आज़ादी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और जैसे कि आप जानते हैं 1 अगस्त से हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे सिलसिला जारी हो जाता है सेलिब्रेशन का, जहाँ पे हम पाकिस्तान को भी सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी को भी सेलिब्रेट करते हैं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत अता की। हमें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। हम बड़े आराम से, बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जीते हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं। इफ़ यू आर पाकिस्तानी, आप एक सर्टन लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस और फ्रीडम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आज़ादी की अहमियत वो जानता है जो आज़ादी की नेमत से महरूम है। अब आप देखें फ़लस्तीन के मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, सीरिया में मुसलमानों के साथ क्या मामलात चल रहे हैं। मुसलमानों पे तो हर जगह जुल्म ढाए जा रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, वहाँ पे चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, आवाज़ ज़रूर उठाई जाती है, क्योंकि जुल्म को बर्दाश्त करना भी एक गलत बात है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक बहुत ही करेक्ट अमल है। कश्मीर की सिचुएशन आप लोगों के सामने है व्यूअर्स। 7 दहाइयों से 7 डेकेड से वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता था, अब खून की वादी में तब्दील हो चुकी है। कश्मीर में क्या हो रहा है ये तो सब जानते हैं। माएँ किस तरह अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ को उठाती हैं, किस खौफ में माएँ अपनी और बाप अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं कि कहीं हमारे बेटे को, हमारी बेटी को कोई उठा के ना ले जाए। बेटियाँ अपने बाप और भाइयों के जनाजे उठते देखती हैं। बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादती की जाती है, औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। कश्मीर में अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेफरेंस अलबत्ता हिंदू को ही दी जाती है और मुसलमानों को तो किसी खाते में नहीं लिखा जाता, बल्कि मुसलमानों को प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है। 7 डेकेड्स में जहाँ लोग आज़ादी हासिल करने की अपनी ख्वाहिश का इज़हार हमारे कश्मीरी भाइयों ने अपनी आज़ाद होने की ख्वाहिश का कंसिस्टेंटली इज़हार किया है, लेकिन उनको अपनी जानों का नजराना ही पेश करना पड़ रहा है। आज 5 अगस्त को 2019 में, यानी कि कुछ साल पहले ही, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही नेगेटिव हरकत की। उस दिन बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के ज़रिए मकबूजा कश्मीरियों का स्टेटस जो है, या कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों के लिए ये जेन्युइनली एक स्याह दिन था, ब्लैक डे था, और हम पाकिस्तानियों के लिए भी इसलिए स्याह दिन था क्योंकि जिस तकलीफ़ से हमारे कश्मीरी भाई बहन गुज़रते हैं, हम उनके साथ उसमें बराबर के शरीक हैं, उनकी ट्रेजेडीज़ में, उनके गमों में। और बेपनाह कश्मीरियों ने उस दिन अपने हक़ आज़ादी, उनसे उनका हक़ आज़ादी भी छीना गया और बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के नजराने भी पेश किए। उस दिन इंडिया ने ख़ास साजिश के तहत सदारती यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 370 और 35A के ज़रिए कश्मीरियों के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। सो कश्मीर में अब हिंदू कम्युनिटी को आबाद किया जा रहा है और कश्मीरी मुसलमानियों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है। 7 डेकेड से 70 ईयर्स से ज़्यादा वो एक टॉर्चर से गुज़र रहे हैं और हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। कश्मीरी बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ अटेंड नहीं कर पाते, डेकेड से जनाजे उठा रहे हैं। ईद हो, नमाज़ पढ़नी हो, कोई भी बेसिक काम करना हो तो उनको ये खुशियाँ देखनी नसीब नहीं होती। कश्मीरी तो बेपनाह तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं और उनकी तकलीफ़ें हम तक पहुँच भी नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे मीडिया और इंटरनेट का भी, सोशल मीडिया का भी ब्लैकआउट है। तो आज हम ये दिन उन कश्मीरी भाई बहनों के लिए मनाते हैं जो एक बहुत अज़ियतनाक मामले से गुज़र रहे हैं, जो बहुत टॉर्चर से गुज़र रहे हैं और जिनके हालात जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं।
हमें कोशिश करनी चाहिए एज़ पाकिस्तानीज़ कि अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ अगर यकजहती का मुजाहरा करना है तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपील करें। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो भी कश्मीरियों की आवाज़ बन तो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कश्मीरियों की अगर मदद करनी है तो इस मामले को अब ख़त्म करना पड़ेगा। हम आज के दिन कश्मीरियों को के शाना बशाना खड़े हैं, बल्कि हर लम्हे हर दिन उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है। आज हम एक्सपर्ट्स पे भी इस टॉपिक पे बात करेंगे और हमें ज़ैनब गोंदल भी ज्वाइन करेंगी, उनसे भी हमने डिस्कशन करनी है आज डिटॉक्स से रिलेटेड। ये सब कुछ आगे जाके होगा, लेकिन क्योंकि आज स्याह दिन है, मैंने ये पट्टी भी पहनी है, पीटीवी पे भी आप देख रहे हैं कि हम अपने मामलात इसी मामले के हिसाब से आगे लेके बढ़ते हैं। आपने भी अगर अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है तो 0429900648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारे फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा जी। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। तैयबा जी, कश्मीर ब्लैक डे आज मना रहे हैं जी। वैसे तो आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ कश्मीर से रिलेटेड हो हम उसको हाईलाइट करें, उसकी बात करें, और कुछ नहीं कर पाते तो कश्मीरी वीक कर लेते हैं अपने किचन में कि किसी न किसी तरीके से कंटिन्यूसली अपनी कश्मीरी भाई बहनों के साथ अपनी यूनिटी शो करें। जी बिल्कुल। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये एक्सक्यूज़ पेश ना करें कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आजकल टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक जो है वो हर किसी के पास मोबाइल है और आपके पास डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स हैं, तो आप उनके ज़रिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। आप ये ना देखें कि आपने कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना है, छोटे स्टेप से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, उनका साथ दें। इस जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, धाड़ादार फजूल तरीन पोस्ट लगा रहे होते हैं, कार्टून्स की, बिल्लियों की, कुत्तों की, वो भी बड़ी क्यूट लगती हैं, लेकिन बात ये है कि आप देखें कि मामलात क्या चल रहे हैं। फ़लस्तीन के मामले में कौन सा इंसान है जिसने पोस्ट नहीं किया, जिसने आवाज़ नहीं उठाई? तो बात यह है कि हम अगर पूरा पाकिस्तानी एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बुज़ुर्ग, एक एक एडल्ट जो है अगर पोस्ट लगानी शुरू करे और कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट करने की कोशिश करे लोगों को थ्रू सोशल मीडिया। पहले तो ये होता था ना, हम कहाँ आवाज़ उठाएं, अब तो आपके अपने प्लेटफॉर्म्स इतने, तो हम हिस्सा तो डाल सकते हैं ना। अच्छा, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी बर्गर, और उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चिकन पैटी बर्गर के लिए बर्गर बन हस्बे ज़रूरत, कीमा चिकन का 1 किलो, नमक हस्बे जायका, वॉर्केस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, मक्खन आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, मैदा 1 कप, अंडे 6 अदद, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, आइसबर्ग 1 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, खीरे 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, केचप 1 कप और मायोनीज़ 1 कप। व्यूअर्स, इसका मैं आपको मेथड बता देती हूँ, रेसिपी। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन को जो है वो आपने मैरिनेट करना है। और चिकन के लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें आपने थाई का भी मीट लेना है और आपने चेस्ट का भी कीमा लेना है। इन दोनों को जो है वो आप मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी आप 100 ग्राम्स इसमें फ़ैट डलवा के इसका कीमा निकाल लें। और अगर आप फ़ैट पसंद नहीं करते तो आप उसमें घी जो है, कोई भी जो भी आप घर में इस्तेमाल, देसी घी हो, नॉर्मल घी हो, वो भी आप 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें जितने मैंने सारे आपको मसाला जात सॉसेस बताई हैं वो सब ऐड करके इसको अच्छे से आपने ग्लव पहन के हाथ पे उसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जब ये मिक्स हो जाए, इसको आप 1 घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट कर लें और उसके बाद इसकी पैटीज़ बना के आप लाजमी फ्रीज़ करें। और उसके बाद जब पैटीज़ हमारी थोड़ी सेट हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है वो हम कि एक्स्ट्रा बनाए ना, एक्स्ट्रा बनाए। बात है कि जब हम बना ही रहे होते हैं, जैसे आप भी हमेशा कहती हैं, और बात ये कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब अगर आप खाना बना ही रहे हैं और ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो फ्रीज़ हो सकती है, और आपके घर में फ्रीज़र है, पैटीज़ बना के फ्रिज में नहीं छोड़नी 6 दिन के लिए, उसमें बू पड़ जाएगी जी। और पैटीज़ जब हमारी सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसकी ब्रेडिंग करेंगे, जिसमें हम उसमें मैदा लगाएंगे, अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हमने शैलो से भी कम उसमें ऑयल लेना है, हम उसमें उसको फ्राई कर लेंगे। और सेकंड तरीका ये है कि अगर आप उसकी ब्रेडिंग नहीं करना चाहते तो इस स्टेज पे आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो हम इसको जो है वो ब्रेडिंग करके बना रहे हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बटर लिखवाया है वो आपको बन्स के लिए लिखवाया मैंने, जो उसमें 1/2 कप जो है वो बटर है, उसमें हम बन टोस्ट करके रख लेंगे और साथ हम अपना सैलड की जो है वो कटिंग कर लेंगे, जिसमें खीरे टमाटर वगैरह हैं, आइसबर्ग है, उसको रेडी कर लेंगे। साथ में इसके एक सॉस बनाऊँगी जो बर्गर सॉस होती है, उसमें मैंने मायोनीज़ लिया 1 कप, उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून केचप की डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट,
काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें जो पिकल्ड वेजिटेबल्स होती हैं उनको भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो ये सॉस पता है क्या है कि आप डाल कुछ भी सकते हैं, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग मोज़रेला स्टिक्स भी डाल देते हैं बीच में ताकि वो एक और वो हो जाए। बहुत से लोग अनियन रिंग्स फ्राई करके डाल देते हैं, कैरामलाइज्ड पैटी से तैयार हो जाए, बर्गर के बन हो तो आप बीच में कुछ भी डालें, कुछ भी लेकिन मैं ज़रूर कहती हूँ कि सिर्फ बर्गर की पैटी और चीज़ लगा के ना खिलाया करें बच्चों को। खीरे, टमाटर, प्याज ज़रूर डालें, थोड़ा सा उसके अंदर सैलेड का कंटेंट हो, क्योंकि साथ में फिर बच्चे फ्रेंच फ्राइज ही खाते हैं और आपको भी पता है कि वो फिर बहुत ही अनहेल्दी कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बन को हम टोस्ट करके उसमें जो है सॉस लगाएंगे और साथ हम चिकन अपनी पैटी रख के और उसके ऊपर सैलड और साथ में जो है वो सॉस एक दफ़ा हम दोबारा ऊपर लगा देंगे और उसको कवर कर देंगे और साथ हम इसके फ्रेंच फ्राइज़ बना दें। थैंक यू। ऑसम। तो ये अब आप अपना काम स्टार्ट कर दें, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले फिर आपको रिमाइंड करूँगी व्यूअर्स कि आज ब्लैक डे यौम इस्तेसाल कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जा रहा है। हम कश्मीर को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आज के दिन क्या मामलात हुए, क्या वाक़यात हुए, इस पे डिस्कशन भी होगी आगे जाके। अभी एक ट्रिब्यूट देखते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमें ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेगी और फिर हम बात करेंगे यौम इस्तेसाल पे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी ज़ैनब गोंदल ने। यौम इस्तेसाल है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम अपने नॉर्मल मामूलात को भी आगे लेके चलते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक ही बात जो हम सारे कहते हैं कि हमें कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि उनकी आवाज़ों को पिछले 70 साल से सिर्फ दबाया जा रहा है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो आपको भी पता है कि उनका क्या हाल किया जाता है। तो एटलीस्ट हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे डिटॉक्स की विद ज़ैनब गोंदल, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ऑफ कोर्स फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड तो हम आगे बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि बाकी का हमारा प्रोग्राम आप भी गौर से देखें, क्योंकि देखो आप जेन ज़ी का हिस्सा हो, यू आर अ यंग जनरेशन। आप लोगों का जानना कि वहाँ क्या मामलात हैं, क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई और फिर आप लोगों का ही आवाज़ उठाना एज़ यूथ, आपके केस में एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। और जैसे कि हम बचपन से ही एक चीज़ देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और कश्मीर के लिए जो हमारा प्यार और एक वो एहसास वाला जज्बा है वो कभी भी एक तो कम नहीं हो सकता। दूसरा, कश्मीरियों को ये पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। और हम तो, मुझे नहीं याद लगता कि मैंने आज तक लाइफ में कोई भी कभी दुआ मांगी हो और उसमें मैंने कश्मीर के लिए दुआ ना की हो। अल्लाह पाक बाकी बेहतर करे हम सब के लिए। आमीन। अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाई बहनों को एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने का जल्द से जल्द मौका दें। आमीन। और उनकी खुशियाँ और उनकी डिज़ायर्स पूरी हों। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, जा सकते हैं, तो हम अपने बहन भाइयों तालीम तक हासिल करना एक अजाब है वहाँ पे बच्चों को, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। खैर, इस पे हम आगे बात करेंगे। मुझे बताइए डिटॉक्स, ये डिटॉक्स है क्या चीज़? बहुत ज़्यादा डिटॉक्स के बारे में कुछ अर्सा पहले बात शुरू हुई। एक ज़माने में डिटॉक्स वाटर्स बड़े पॉपुलर हुए, डिटॉक्स मील्स बड़ी पॉपुलर हुई, जिसमें आपने ऑयल नहीं ऐड करना, गोश्त नहीं ऐड करना, वेजिटेरियन मील। फिर डिटॉक्स जूस डाइट्स हुई, जिसमें सिर्फ जूसेस आप पिए। फिर डिटॉक्स की खुराक के बारे में बताया गया। डिटॉक्स वर्ड क्या है? बेसिकली डिटॉक्स जो है वो हमने डिटॉक्सिफिकेशन का, आप समझ लें, शॉर्ट फॉर्म डिटॉक्स बना लिया है। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि हमने यानी बॉडी को हमने क्लेंस करना है, उसको साफ़ जो है वो करना है। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो होती ये है कि आपकी बॉडी में लिवर जो होता है उसका ये काम है कि आपकी बॉडी में कोई से भी, जैसे रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल, रेड ब्लड सेल्स में अगर कोई गंदगी आ रही है उसको साफ़ करना, आपकी आर्टरीज़ में अगर कोई मसला हो रहा है उसको साफ़ करना, आपकी बॉडी को टोटल एक जो प्योर इन्वायरमेंट है, जैसे हम कहते हैं कि एयर ह्यूमिडिफायर्स या एयर प्योरीफायर्स हमारे घरों में ज़रूरी हैं, उसी तरह से ही आप समझें लिवर का काम है हमारी बॉडी में क्या, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ कर सके। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे तो बड़ा एक्टिव एक लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा
बॉडी पे, बैक पे, आर्म्स पे एक्नी आ रही होती है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके जिगर की जो लिवर जो है आपका, उसी में ही मसला मसाइल कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जिसकी वजह जिसको हम से अक्सर cleanse कहते नहीं हैं हो रहे जिगर होते में हैं। गर्मी हो गई है। बिल्कुल, जिगर में गर्मी हो जाना बहुत कॉमन है, और ख़ासकर गर्मियों में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो एक एक्सट्रीम हो जाती है। और अगर गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो उसमें भी ऐसे लगता है कि जैसे दिल ख़राब हो रहा है, मतली आ रही होती है। एग्जैक्टली मतली होना शुरू हो जाती है, बहुत आपका अजीब होना, दिल अजीब हो रहा होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि डिटॉक्स वाटर जो होते हैं ये बड़ा काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप उस पानी के फ्लेवर को, उस पानी के टेस्ट को थोड़ा सा ट्राई एंड ट्विस्ट करके डिफरेंट कर देते हो। उससे ये होता है कि पानी पिया जाता है। लेकिन एक मज़े की चीज़ यहाँ पे ना मैंने ब्रेक डाउन करनी है, वो ये है कि अच्छा आपसे पूछती हूँ कि क्या डिटॉक्स वाटर जो है वो वज़न कम करता है? पानी वजन जरूर कम करता है। हाँ। डिटॉक्स वाटर पानी वजन ही कम करता है। जाहिर ही जब आप दिन में 4 बोतलें जो हैं, मतलब लीटर की पी रहे हैं फॉर Yes. एग्जांपल, अब 4 लीटर अगर आप दिन में पानी पिएंगे तो आपको भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी, सिस्टम में से फासिद मादे आपके निकलेंगे, तो Exactly. वजन तो कम होगा ही। Yes. लेकिन ये कहना कि डिटॉक्स वाटर आपने दिन में 4 घूंट पी लिए या 1 बोतल ख़त्म कर ली, और 500 वज़न कम ml हो की जाएगा। वेट कम हो जाएगी, तो नहीं। अच्छा जुगरापी, लोगों में ना ये बहुत कॉमन ट्रेंड अच्छा, है। ये हुआ था बड़ा ट्रेंड में। हाँ। वो वेट लॉस का पानी था, वो डिटॉक्स पानी नहीं Yes, था। that was और different. उसको लोगों ने डिटॉक्स वाटर बुलाना शुरू हाँ। कर दिया था। होता ये था कि हकीम वगैरह कहते थे कि आप ये पानी ले ले, डिटॉक्स की टर्म इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने कहा ये डिटॉक्स वाटर है, लोगों ने लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। हुआ ये कि उसके अंदर वो डिटॉक्स वाटर से ज़्यादा अजीब उसके अंदर जड़ी बूटियाँ, दारचीनी, ये वो ऐसी चीज़ें जो मज़ीद जिसमें गर्मी पैदा करती थी, बिल्कुल। जिससे फिर लोगों को ब्लड प्रेशर के मसाइल भी हुए और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। अपनी बॉडी को समझे बगैर कुछ भी खाना या पीना या इस्तेमाल करना आपके लिए जहर से कम नहीं होता। आपको अगर नहीं पता कि आप शुगर के मरीज़ हैं फॉर एग्जांपल, और आप प्री डायबिटीज़ में और आप अपनी डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, तो आप ऑफ कोर्स डायबिटीज़ में फॉल करेंगे और वन डे आपका वो लेवल्स बहुत हाई चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना प्री डायबिटीज़ में ही ख्याल करना शुरू कर देंगे तो वो ऑफ कोर्स रिवर्स हो जाएगी और आप नॉर्मल रेंजेस में आ जाएंगे। यही केस आपकी बॉडी में आता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जिगर की गर्मी है, आपको क्या मसला है, और आप सिर्फ डिटॉक्स वाटर पिए चले जा रहे हो, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। डिटॉक्स वाटर इटसेल्फ वज़न कम नहीं करता। लोगों को जैसे ग्रीन टी का एक बड़ा चलता है ना कि जी हम जो मर्ज़ी खाएं उसके बाद ग्रीन टी पी लेंगे तो वज़न कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैंने अच्छा लोगों में जो पे यहाँ तक देखा है कि क्या करेंगे, बहुत हैवी मील्स लेंगे और उसके बाद अपना डिटॉक्स वाटर पीना शुरू कर देंगे, ये समझ के कि ये हमारा वजन कम कर ये देगा। वही वाली हरकत है ना जो आप ग्रीन टी के साथ करते हो। बिल्कुल। ग्रीन टी पी ली, भाई ग्रीन टी किस तरह वजन कम करेगी? ग्रीन टी इन कॉम्बिनेशन विद प्रॉपर डाइट, बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब हम लोग एक सिंपल चीज़ को टारगेट करते हैं और हमें ये लगता है कि बस यही करेंगे तो हम सेटल हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। आपने डिटॉक्स वाटर को अगर ऐड ऑन करना है अपनी डाइट में, मैं पहले इसके नुकसानात से शुरू जो है वो करना चाहूँगी। डिटॉक्स वाटर का सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आपको एसिडिटी है, आपको किसी भी किस्म का रिफ्लक्स होता है, तो डिटॉक्स वाटर आपके लिए नहीं है, आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको दांतों का कोई भी मसला है तो आपने डिटॉक्स वाटर को एज सच इस्तेमाल नहीं करना। आप डिटॉक्स वाटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? नॉर्मली भी अगर आप उसमें लेमन स्क्वीज़ कर रहे हो तो आपने उसको स्ट्रॉ के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि लेमन आपका एसिडिक होता है। और बाय द टाइम रात को, जैसे अगर आप पहले डिटॉक्स का तरीका बताती हूँ, फिर इसमें डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट स्टाइल्स में हम डिटॉक्स वाटर को तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 बहुत इंतहाई सिंपल, एक खीरा डाल लें, 1 लीटर पानी में 1 खीरा, 2-3 लीमू डाल लिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल लिए, आपका डिटॉक्स वाटर तैयार है। लेकिन लीमू को अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि लीमू को छिलके समेत और रात को डाल देते हैं, तो वो सुबह उठते तक लीमू का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा तुर्श जिसको हम कह सकते हैं, उसका थोड़ा सा वो टेस्ट होता है। तो अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो ऑफकोर्स आपकी एक जो एसिडिटी है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। लेमन ऑलवेज़ या तो आप मॉर्निंग में उसको स्क्वीज़ कर दें, अपने जो भी आपने खीरा, पुदीना, अदरक डाला हुआ था आप उसको स्क्वीज़ कर लें, वो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपको यही है कि मैंने लेमन को काट कर ही डालना है,
तो लेमन को काट के डालने का सिंपल एक तरीका ये है कि आप मॉर्निंग में तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले, फॉर एग्जांपल आपने 8 बजे या 9 बजे पीना शुरू करना है, तो आप उससे 1-2 घंटा पहले लेमन को काट कर उसके अंदर पानी में डाल दें और फिर आप उसको कंज्यूम कर लें। नंबर 2, इसका तरीका ये हो सकता है कि कोई सा भी जो सीज़न में फ्रूट हो, जैसे मैंगोज़ हैं, आप आधा मैंगो ले लें, उसको पानी के अंदर डाल दें, उसके अंदर आप 1 चम्मच चिया सीड्स की डाल दें और थोड़ा सा आप उसके अंदर अदरक जो है वो डाल दें। इतनी मज़े की ये वाली ड्रिंक बनती है कि मैंगो का फ्लेवर भी आपको आ रहा होता है, उसके जो है वो एक टेस्टी फ्लेवर्स उसमें आते हैं। दूसरा, आपकी अगर कोई भी किसी भी किस्म का वो जिस्म में जो है वो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गर्मी हो रही है या आपको मैंगो या पानी सूट नहीं कर रहा, तो चिया सीड्स जो हैं वो आपके जिगर को भी ठंडा करते हैं, आपकी बॉडी को कूल करने के लिए, आपको सनबर्न से बचाने के लिए, आपकी बॉडी को जो है वो प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब अगर आप इसको अपनी शुगर के लिए या अपनी जो है वो गट हेल्थ के लिए बेहतर करना चाहते हो कि आपको जैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन के प्रॉब्लम में सिंपली आप 2 से 3 कप पानी लें, उसको अच्छी तरह से बॉईल करें, उसमें 1 चम्मच आप सौंफ की डाल दें और थोड़ा सा आप उसमें जो है वो दालचीनी का पाउडर डाल दें। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन हज़म करने वाली जो ड्रिंक है वो बन जाएगी। आप उसको सारा दिन थोड़ा थोड़ा सिप करके पी लें, बेशक आप इकट्ठा पी लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपने उसको किस तरह से कंज्यूम करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पसंद होता है कि हम सुबह उठें, अपने जो डिटॉक्स वाटर बना हुआ है उसको उसी टाइम पूरा 1.5 लीटर जो है वो बॉटल हम पिएँ और फिर हम अपने डे का स्टार्ट करें। दिस इज़ नॉट एन एक्टिव, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। आपने सुबह उठते 1.5 लीटर पानी पिया है और अब आपने काम पे जाना है, तो आपको काम पे जाने से पहले ही आपका यूरिनेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो चुका होगा और आपने जो भी पिया, जितना भी आपने बॉडी में जो भी खाया पिया, वो सब कुछ आपने जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया। अब जब आप एक्सेसिव यूरिनेशन की तरफ जाते हो तो आपकी किडनी को डबल काम करना पड़ता है और उसके साथ साथ जितने आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई बार बॉडी कंफ्यूज होकर उनको भी बॉडी से निकाल देती है और उसके बदले में होता ये है कि आपको या तो डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है या आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा मसला शुरू हो जाता है जिससे, जैसे हम बात करते हैं अक्सर लोगों का बीपी लो बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। उसमें यही होता है कि आपने जो आयंस थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो आपको बॉडी को एक हेल्दी साइड पे लेके जाने वाली चीज़ें थी, आपने उनको भी बॉडी से बाहर निकाल दिया। सो ये तो फिर ऑब्वियसली फ़ायदे की जगह नुकसान की तरफ आप चीज़ को लेके जा रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वही चीज़ है, किसी भी चीज़ की एक्सेस बुरी है। अगर आप 8-8 लीटर पानी के पिएंगे तो आपका जिस्म कुछ नहीं जज्ब करेगा। नॉर्मल पानी भी अगर आप पिएंगे, आप अपनी बॉडी को एक तरह से ड्राउन भी कर देते हैं। बिल्कुल। सो ये जो है ना कि वो हमारा जिस्म तो पानी से ही बना हुआ है, जितना मर्जी पानी पी लें, उस तरह तो हमारे जिस्म में फ़ैट भी है, जितना मर्जी फ़ैट खा लें। हर चीज़ की एक मिकदार होती है। हम लोग ये कहते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि लोग वैसे ही नहीं पी पाते 1.5-2 लीटर से ज़्यादा। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम 8 से 12 ग्लास ऐसी कंडीशन में जहाँ पे मौसम इतना अजीब सा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल ना वही वाली बात जो आपने शुरू में की, प्यास ही नहीं लगती। बिल्कुल। लेकिन डिटॉक्स में खाने की भी तो चीज़ें होती हैं। हाँ जी। क्योंकि मैंने जूस डाइट की तरफ भी आना है। डिटॉक्स वाटर्स का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं अपने लिए जब डिटॉक्स वाटर बनाती थी, खीरा काट के डाल दिया, अदरक का पीस काट के डाल दिया, 1 इंच का, साथ में 1 लीमू को स्लाइस करके डाल दिया, पुदीना, अदरक, लीमू और साथ में उसमें पानी डाल के उसको रख दिया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, लीमू डाल दिया, पुदीना डाल दिया, अदरक डाल दिया, यू गुड टू गो। ये आपका डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया। ठंडा ठंडा उसको फ्रिज में रखा, उसको फिर लेके निकल गए। लेकिन वही चीज़ है ना, अब उसी बॉटल को अगर आप अपनी गाड़ी में रखते हैं 2, 4, 5 घंटे के लिए गर्मी में, अच्छा, फिर आपने उसको सुबह के टाइम, उसको बाद फिर घर पहुँच के आपने फिर उसे ठंडा करके पीने की कोशिश की, उसका टेस्ट इतना बुरा हो जाता है, लिटरली वॉमिट जैसा हो जाता है। अच्छा, अब उसमें होता ये है, हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते कि जो गाड़ी में गर्मी होती है, आप अगर प्लास्टिक की बोतल में स्पेशली उसको लेके निकल रहे हो तो प्लास्टिक जो है आपका वो गर्मी के साथ पिघलना शुरू हो जाता है और आपकी वो उस ड्रिंक में ऐड हो जाता है। तो वो आपके लिए कैसे सेफ़ हो सकता है? आप ग्लास बॉटल्स अगर यूज़ कर रहे हो, स्टिल टेम्परेचर मेंटेन करना आपके नॉर्मल पानी का भी ज़रूरी है। आप उसको धूप में रखा हुआ कभी भी पिएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स बनाने में ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं 100% रोल प्ले कर रही होती हैं।
सो वही चीज़ है ना कि जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की सिचुएशन में नहीं ले जा सकते। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। इनसे अब जो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने डिस्कस करना है वो ये है कि कौन सी चीज़ें खाने में डिटॉक्स के ज़ुमरे में आती हैं, और ये जो जूस डाइट को यूज़ किया जाता है डिटॉक्स के लिए, जिसमें आप जूस पे जूस पी रहे होते हैं, उस केस में क्या होगा? क्या वो भी एक अच्छी करामद यूज़फुल डाइट है या वो भी आपको नुकसान पहुँचाती है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स। अभी डिटॉक्स वाटर्स की बात की, लेकिन ये बताओ जूस डाइट, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम जूसिंग कर रहे हैं और हम 6 दिन सिर्फ जूस पिएंगे या 7 दिन सिर्फ जूस पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ उसके अलावा पानी और जूस, और इस डाइट से हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आयुर्वेदिक डाइट्स में भी डिटॉक्स की बात करते हैं, तो मैं पहले तो अभी जूस डाइट की बात करना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले कि क्या एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करती हूँ, साइंस की या रिसर्चेस की मैं बाद में बात करूँगी। एक नॉर्मल दिमाग जो है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप 6 दिन के लिए या 8 दिन के लिए टोटल ना कोई कार्ब्स ले रहे हो, ना कोई आप फैट ले रहे हो, ना आप फाइबर ले रहे हो, ना आप प्रोटीन ले रहे हो? क्योंकि जहाँ आपने जूस बनाया वहाँ सिर्फ आपने उसका फाइबर भी निकाल दिया, सिर्फ चीनी ही बचेगी और कुछ भी नहीं बच रहा होगा उसके अंदर। और अगर आपने कुछ हेल्दी खाया ही नहीं तो आपकी बॉडी जो है वो काम कैसे करेगी? बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के और बहुत सारे तरीके हैं, और ऑनेस्टली आपका लिवर जो है वो हेल्दी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, उसको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना भी है तो वो ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करो कि आपकी बॉडी जो है वही या तो बर्न करना शुरू हो जाए या आप उससे वैसे ही इरिटेट कर दो। आप जब भी सिस्टम को छेड़ोगे आपकी बॉडी उल्टा आपको बैकलैश करेगी ही करेगी। यानी बात ये कि चलो पहले जब फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट होती थी तो बंदा कहता था कि चलो दूसरी तरीके से कोई कॉटेज चीज़ किसी और चीज़ से प्रोटीन पूरी हो जाएगी। इधर तो आप निरा चीनी वाला पानी ले रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज फ्रूट में फ्रुक्टोज होती है। बिल्कुल, और फ्रुक्टोज अगर आपने लेनी है तो फिर उससे बेहतर है पानी में चीनी घोल के आप पी लें, क्योंकि फ्लेवर ही सिर्फ आप बात बदल रहे वही आप कर रहे हैं ना, यही तो समझाते हैं हम कॉन्स्टेंटली। अगर चलो आपने ऐसी डाइट करनी है जिसमें आपने डिटॉक्स करना है तो फिर आप फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डिटॉक्स मैं अग्री ज़रूर करती हूँ कि जैसे कि एक हफ्ता आपने हर कुछ महीनों के बाद गोश्त वगैरह खाना छोड़ दिया, बिल्कुल, दालों का इस्तेमाल किया, सब्जियों का इस्तेमाल किया, और गोश्त और मतलब जानवरों वाली जो भी अज्जा हैं वो आप ना इस्तेमाल करें, समझ आती है। बिल्कुल, दूध कभी कभी लोग अपनी खुराक से एक हफ्ता 10 दिन के लिए निकाल देते हैं, लेकिन फिर कैल्शियम को कहीं और से पूरा करें। बिल्कुल, देखिए करने को बहुत सी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आप सिस्टम में, मैं पोटैटो चिप्स का भी पैकेट डेली खाना शुरू कर दूँ एक हफ्ते के लिए और कुछ ना खाऊं चिप्स के अलावा तो वजन गिर जाएगा। ऑफ कोर्स गिरेगा। आप देखें, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो। अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों में डेवलप हो गया है कि डिटॉक्स वाटर्स या जूस डाइट्स आपकी स्किन को बहुत अच्छा और ग्लोइंग बनाते हैं। ठीक है, मान लिया बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न भी तो देखें कि उसके पीछे रीज़न क्या है। कि आप जब 3 से 4 लीटर पानी जो है वो डिटॉक्स वाटर के ले लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली शुगर्स कट डाउन कर देते हो, आपका खाना जो है वो आधे से भी कम रह जाता है, इसी वजह से आपका वज़न भी गिर जाता है और इसी वजह से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। आपकी स्किन जो है वो नेचुरल चीज़ों को ऑफकोर्स पसंद करती है। अब आप अगर बीट रूट को डेली बेसिस पे, देखो मैं तो हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, पानी जब आप पौधों पे डालते हैं तो वो बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, उनको लाइफ मिलती है। जब आप पानी हद से ज़्यादा डाल देते हैं, जैसे आजकल बारिशों का सीज़न है, तो आपकी फसलें ख़राब होती हैं, चीज़ें डैमेज होती हैं, जानवरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़ वही चीज़ जो आपको ज़िंदगी देती है आपको नुकसान भी पहुंचाती है। वही फल और फ्रूट जो हम आपको डेली कहते हैं खाने में, जब आप सिर्फ उसके जूस निकाल के पियेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। जैसे कुछ टाइम पहले जो है एक डाइट बहुत कॉमन हुई थी कि पूरा दिन या तो सिर्फ आपने अंडे खाने हैं या दूध और केला खाना है, बनाना एंड एग। एग्जैक्टली। और ये कहा जा रहा था कि जी दिस इज़ अ कंप्लीट डाइट, कि जी आप कार्ब्स भी ले रहे हो, आप प्रोटीन्स भी ले रहे हो। अच्छा ठीक है, हम किसी ना किसी सेंस में ये मान लेते हैं कि वो थोड़ा बहुत पोर्शन हमने पूरा किया, अंडों से हमने प्रोटीन ले लिए, दूध से सारा हमने पूरा कर लिया, लेकिन क्या आप इस डाइट को पूरी लाइफ स्टिक कर सकते हैं? मैं तो सिंपल, जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या ये जो आप डाइट इतने टाइम से कर रहे हो,
क्या ये आप पूरी लाइफ लॉन्ग कर सकते हो? हाँ, मैं अपने डाइट प्लान्स की ये गारंटी ज़रूर लेती हूँ कि मेरा डाइट प्लान जो है वो आप थ्रू आउट लाइफ फॉलो कर सकते हो और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हो, क्योंकि मैं ना कुछ बहुत ऊपर लेके जा रही हूँ ना कुछ बहुत नीचे लेकर जा रही हूँ। मैंने कार्ब्स भी प्रॉपर रखे हैं, फैट भी रखा है, प्रोटीन भी रखा है। लेकिन डिटॉक्स का जो एक वाटर का कॉन्सेप्ट है या जूस डाइट्स जो हैं, अब जूस डाइट मोस्टली लोगों ने ब्राइड्स में करानी शुरू की थी कि जो आप प्री ब्राइडल सर्विसेज ले रहे हो उसमें आप अपनी शादी से 2 से 3 हफ्ते पहले 1 हफ्ता पूरा आप ये प्रोसेस करो। मतलब बेवकूफ़ी का अगला लेवल है कि एक बच्ची की शादी होने वाली है, आप उसको ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं और पिला रहे हैं जिससे आपका बेड़ा गर्क हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता था कि जी इससे आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग हो जाएगी, बड़ी यूथफुल होगी एंड यू लुक गुड ऑन योर दैट स्पेशल डे। तो क्या वही बात है कि उस दिन के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? और वही वाली बात है ना, अक्सर ऐसे होता है कि बच्चियों की शादी होती है, उनकी फिर मतलब उनको उनके साथ वो अजीबोगरीब ये चीज़ें करती हैं, बिल्कुल। शादी के फ़ौरन बाद कोलैप्स कर जाती हैं। एग्जैक्टली। हमारे फैमिली में 2 लड़कियां ऐसी हैं जो शादी के एक सेकंड डे और एक वेरी नेक्स्ट डे वलीमे वाले दिन ही बेहोश हो गई वलीमे पे। माय गॉड। पागलों वाली डाइटें, भूखी मर रही हैं, स्किन बर्बाद कर ली है। मतलब जूस डाइट के बाद भी तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डिटॉक्स खाने कौन से हैं? वो कौन सी खुराक है जो हमारी डिटॉक्स हमारे जिस्म को करती है? डिटॉक्स करने क्योंकि के लिए आयुर्वेद में और आयुर्वेदिक फूड में अगर आप हांगकांग मतलब अगर आप थाईलैंड या श्रीलंका वगैरह जाते हैं इन रिजॉर्ट्स वगैरह पे जहाँ पे वो आपको रिजुविनेट करके वापस भेजते हैं, रिकवरी के लिए आप ऐसी जगह वो आपको देते हैं आयुर्वेदिक डिटॉक्स डाइट। आपने कभी ये नोटिस किया है कि उन डाइट में वो लोग इतने मज़े मज़े के सैलड्स और इतने मज़े मज़े की उसकी शेप्स बनाकर आपको दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोकली भी होगी तो वो आपको सादी ब्रोकली काट के नहीं दे देंगे, अगर वो गाजर भी दे रहे होंगे तो सादी कटी हुई गाजर नहीं होगी। और ऑलवेज आप जब वेजिटेबल्स ले रहे होगे उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन का कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल क्रीम चीज़ माइट भी वो आपको दे रहे हो, साथ आपको वो कॉटेज चीज़ दे रहे हो जो आपकी जो बॉडी है उसको क्लेंस तो कर रही होगी लेकिन साथ साथ आपकी एनर्जी को भी मेंटेन कर रही होगी। और जब भी ऐसी आप किसी जगह पे जाते हो वहाँ पर ऑलवेज न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद होता है और आपकी पहले वो लोग टोटल हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आप ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हर बंदा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अगर एक पर्सन है वो हार्ट पेशेंट है, उसको शुगर का इशू है और उसको लिवर का भी साथ इशू है और आप उसको ले जाएं कि जी आओ मैं तुम्हें डिटॉक्स डाइट करा कर लाता हूँ, तो दैट इज़ नॉट द केस। उनको ऑलवेज पता होता है कि हम इस पेशेंट को ले रहे हैं, हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको फिर ट्रीटमेंट का तरीका और ज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब आप अगर वेजिटेबल भी ले रहे हो तो हम घरों में क्या करते हैं, बच्चों को सीधा खीरा काटा, प्याज काटे, टमाटर काट के कहते हैं कि ये सैलड खाओ। उसमें अगर वेरिएशन नहीं होगी तो आपका बच्चा कभी भी उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं होगा। एग्जैक्टली। इवन एज अ ह्यूमन, बड़े बंदे की तरह हमारा अपना दिल नहीं कर रहा होता कई दफ़ा कि आज फिर यही है या आज फिर यही चीज़ है। अगर हम उसी खीरे को या टमाटर को या किसी भी चीज़ को एक डिफरेंट शेप दे दें, लोबिया फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं, बीन्स ऐड कर रहे हैं और उन्हीं बीन्स की हमने एक शक्ल ही बदल दी है। फॉर एग्जांपल आपने बीन्स बच्चे को या चने पूरे प्रॉपर दिए और आप उसको मैश करके उसके कटलेट्स या कोई ऐसी चीज़ बना दें तो आपका जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा और वो चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, चीज़ को खाएगा। और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं वो कोशिश करें। डिटॉक्सिफिकेशन यही तो है कि आप अपने स्पाइसेस को कट डाउन करते हो। अच्छा, ये नहीं करना। हाँ जी। मुझे बात बताओ, मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना एक दी गई कि भाई तुमने खिचड़ी एक दिन खानी है, एक दिन आपने ये दाल बना के खानी है, तेल का उसमें तड़का नहीं लगाना, ये वो। ठीक है, बात हो गई। उसने मुझे कहा कि यार मैं तुझे बताऊंगी, मैं भी वही डाइट कर रही हूँ। अच्छा, तीसरे दिन ना तबीयत ख़राब, कह रही है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। वहाँ पहुँची तो पता चला कि एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है। अच्छा, मैडम तेल नहीं डाल रही थी, गोश्त का नहीं इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मसाले आधा चाय का चम्मच गरम मसाले का कौन डालता है नॉर्मल खाने में भी। उससे कहा यार जायका खिचड़ी का ठीक नहीं हो रहा था, मुझे वो ऑयल भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो मैंने उसमें मज़ीद जो है ना वो डाल दिया अपना गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक। ओ भाई, सबसे पहली चीज़ डिटॉक्स की है कि आपने नमक भी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करना या नहीं करना। आयुर्वेदा में तो नमक, लाल मिर्च, सारी चीज़ें निकाल देते, सिर्फ हल्दी डालने देते। बिल्कुल। हल्दी में भी आंबा हल्दी जो है उसके
इतने बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपनी जो खाना आप डेली बेसिस पे कुक कर रहे हो, जो आपका जो ग्रेवी है उसमें, और इवन हमारे घरों में जो हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं इवन फेस पैक्स के लिए या अपने उसमें, वो उतनी हेल्दी नहीं है जितनी ये आंबा हल्दी जो वाइट कलर में हल्दी आ रही होती है ना, वो वाली, वो कच्ची भी वाइट में ही होती तो है। वो मिलती कहाँ से? उसका सीज़न होता है और उसका सिंपल तरीका यही होता है कि आप जैसे अभी थोड़ा सा मॉनसून के एंड पे वो अवेलेबल होगी। इवन जो हमारे ये सब्ज़ी वाले होते हैं या फ्रूट वाले होते हैं, उन लोगों के पास भी वो अवेलेबल होती है। आप वहाँ से लें, उसको सिंपल चॉप करें और उसी को ही आप या तो सुखा के घर पे ग्राइंड कर लें और अपने खाने में उसको यूज़ करें। इसमें होगा ये कि आपने पूरा साल की आप इकट्ठी लेके स्टोर कर सकते हो। उसमें यह है कि आप अपने फेस पैक्स की थोड़ी सी अलग करके रख दो, अपने खानों की अलग स्टोर कर दो। बस स्टोर करके उसका ख्याल ये रखना है कि आपने उसको मॉइस्चर से बचा कर रखना है। आप उसको मॉइस्चर से बचाओगे तो वो आपका पूरा साल कहीं भी नहीं जाएगी, बड़ी हेल्दी होगी। और इन्हीं स्पाइसेस के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल दालचीनी खा रहे हो, याददाश्त आपकी अच्छी कर रही है, आपकी शुगर को कंट्रोल कर रही है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रही है, लेकिन अगर उसी दालचीनी को आप सुबह भी दालचीनी, दोपहर भी दालचीनी, रात भी दालचीनी, साइड इफ़ेक्ट्स तो फिर बहुत है। एग्जैक्टली तो आपका सिस्टम जो है वही आपको रिएक्शंस देना शुरू कर देगा। मज़े की बात यह है, आपके मुंह में ब्रिसल्स निकले हुए हों तो आप उसके ऊपर दालचीनी लगाओ या चबाओ तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप दालचीनी एक्सेस में यूज़ करो तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। वो दान निशान बनेंगे, वो पस वाले बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जख्म बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब वही लौंग के साथ, लौंग की तासीर बहुत गर्म है। एक आपने मुंह में डाली, अगर दर्द है आपको, उसके बाद आपने 70 नहीं खानी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बैलेंस में लेके चलनी पड़ती अब मज़े की चीज़ ये है कि लौंग को हम सब लोग लोग बड़ा पेंडू समझते हैं कि लौंग इस्तेमाल हो रहा है या लौंग लोग खा रहे हैं। लौंग में बेसिकली एक सब्सटेंस होता है, दैट इज़ ओलोंग। वो उसी का ही सारा काम होता है। आपकी जितनी टूथपेस्ट होती हैं उन सब के अंदर वो मौजूद होता है। ओलोंग जो है वो आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे आज की गुफ्तगू को अगर हमने कंक्लूड करना हो डिटॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समराइज़ कर दो प्लीज़। सिंपल सी चीज़ ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप डिटॉक्स वाटर यूज़ करना चाहते हो आप बिल्कुल करें, लेकिन डिटॉक्स वाटर यूज़ करना जो है वो एक नॉर्मल रेंजेस में रह के 1.5 से 2 लीटर से एक्सेस में मत जाएं और नॉर्मल ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करे, आपकी स्किन को भी अच्छा करे। और डिटॉक्स इज़ नेवर बैड, इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू, लेकिन उसकी क्वांटिटी महीना हाँ, हफ्ता देखिए, डिटॉक्स आपका 24 आवर्स में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन तरीके से करें और अपने जिस्म को अजियत में डाल के नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जैनब। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं यौम इस्तेसाल है, हम कश्मीर के साथ अपनी यकजहती, अपनी सपोर्ट और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे ऐसे एक्सपर्ट्स जो हमें गाइडेंस भी देंगे और हमारी नॉलेज में भी इजाफा करेंगे। ब्रेक के बाद उनसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज यौम इस्तेसाल है और इसी की मुनासबत से हम अपने शो में भी कंटेंट लगा रहे हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे भी सारा दिन आप इसी से रिलेटेड गुफ्तगू होते हुए स्पेशल प्रोग्राम्स देखेंगे। हमें 2 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। हर साल इनसे मुलाकात होती है। आज के दिन कभी भी कश्मीर से रिलेटेड कोई बात करनी हो या जनरली भी हमने कोई गाइडेंस लेनी हो, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़। लेकिन आज का दिन जब भी मुलाकात होती है एक दुख ही रहता है दिल में कि क्यों हम आज के दिन फिर मिल रहे हैं, ये वाला दिन हम अब भी क्यों मना रहे हैं। ख्वाहिश तो ये है ना कि ये दिन मनाना ना पड़े, बल्कि हमारा कोई एक दिन हो सेलिब्रेशन का जब हम कश्मीर की आज़ादी को एंजॉय करें। आइए मुलाकात करते हैं ऐसे 2 हसास लोगों से जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, इस टॉपिक के बारे में बहुत लिखते हैं, इसके बारे में बात भी करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरियन, कॉलमिस्ट एंड अ ब्रिलियंट स्पीकर हिमसेल्फ डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा साहिद अजीज़ ने। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरियात एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। चले संधू साहब आपसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि स्पेसिफ़िकली आज के दिन हुआ क्या, हम क्यों मनाते हैं, इस पर हम आएंगे। लेकिन दुख नहीं होता है आपको डॉक्टर साहब? हर साल हमें मिलना पड़ता है इस दिन और ये बात करनी पड़ती है। पड़ती तो इसलिए क्योंकि हमारे अपने दिल की आवाज़ है ना कि हमने करनी है। स्टेट चैनल तो एक तरफ, एज ह्यूमन बीइंग
ये भी भूल जाए कि हम मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं। एक इंसान होने के नाते इस दिन हम ना बात करें आज के टॉपिक पे तो ज़्यादती है, लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि ये मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़ी आपने खूबसूरत आगाज़ किया है, क्योंकि आपने बिल्कुल सम अप जो किया है बड़े खूबसूरत अंदाज से कि एक्चुअली ये मसला ह्यूमन राइट्स का है। इंसानियत जिसको कहते हैं ना, पूरी दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स हैं या दूसरे ममालिक हैं, वेस्ट हो ईस्ट हो, उसमें ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं या उसके सिविल राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक जो हैं, इंसानी हुकूक बुनियादी हुकूक हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें भी जो बेसिक राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज फिर ये वही दिन आ गया कि हम अफसोस कर रहे हैं कि जो कश्मीर के जो अवाम हैं उनको हक़ खुद इरादियत जो है उससे महरूम रखा जा रहा है। और सबसे इसके अब बैकग्राउंड में जाएं, आप देखें कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, या जो मुल्कों की पॉलिटिक्स है या साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, और उसके बाद फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है जो सबसे ज़्यादा ये पिछले चंद सालों में कश्मीर के काज को या कश्मीर की इंसानियत को या ह्यूमन राइट्स को जो सबसे ज़्यादा डैमेज किया है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। क्योंकि बीजेपी की हुकूमत जब से आई है तो उन्होंने इस चीज़ में, इस जुल्म में, नाइंसाफ़ी में इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि प्रोपेगेंडा में तो हमें ये बात नज़र आती है कि जी देखिए वहाँ पे इसलिए 370 को ख़त्म किया गया है कि उससे ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। लेकिन आप ये देखें कि जहाँ पे बच्चे बाहर निकलते हों और उनको टैंक नज़र आते हों, उनको फ़ौजें नज़र आती हों, उनको वेपन नज़र आते हों, तो वहाँ पे इंसानियत, उनका एक क्रिएटिविटी, उनकी एजुकेशन, उनकी एक इंसानियत की वो जो हिस्सा है वो कैसे ग्रो कर सकती है। तो ये एक आम सी बात है, बल्कि पूरी एक दुनिया का इंटरनेशनल फिनोमेना है। एक नेशन की फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद कर दिया। और आप ये देखें कि ये वो लोग हैं, ये वो बेचारे बच्चे हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी आज तक। बिल्कुल, हाँ जी। जो 25-25 साल के, 30-30 साल के बच्चा यूथ घूम रहे, स्कूल की कभी शक्ल ही नहीं देखी। और इसमें ये एक जनरेशन नहीं होती, बल्कि उसमें जितनी 3-4 जनरेशन चल रही हैं वो सबसे ज्यादा वो सारी डिस्टर्ब होगी। जो बड़े हैं उससे छोटे हैं, उसके बाद जो है नौजवान है, उसके बाद जो बच्चे हैं। अब ये बच्चा जो है वो जब इस चीज़ को देखेगा कि खून को देखेगा तो वो कैसे खूबसूरत बात कर सकता है। वो बच्चा जो है, वो एक बच्चे की जो छोटी सी एक नस्ल है, तो वो जनरेशन है वो इतनी इससे डिस्टर्ब होती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं कल को कोई साइंसदान बनूंगा, मैं कल को कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनूंगा। उनके ज़हन में यही है कि पता नहीं मैंने जीना भी है कि नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े के साथ हुआ। हर घर से जो है जब जनाजे निकलते हों, शहादतें होती हों, तो बच्चे के को क्या मैसेज आता है और उसके पास हेरिटेज क्या बचता है? ना कल्चर, ना लिटरेचर, ना उसके पास जो है ना इंसानियत, ह्यूमन राइट्स की कोई चीज़। साहब, आपने बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ पॉइंट आउट किया कि इट्स नॉट जस्ट फिज़िकल वॉरफेयर ना, ये जो नफ्सियाती साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। अब देखें आज के दिन जो हुआ, प्रोफेसर साहब इसी बात को आगे लेके बढ़े और फिर ये बताइए कि आज का दिन, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े भी कहते हैं कि 5 फरवरी को नहीं होता कश्मीर डे। तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि फिर से ये बात हम करें, बल्कि मैं प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी आवाज़ उठाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, आज का दिन ना सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी हमारे पाकिस्तानी या कश्मीरी भाई हैं वो आज के दिन को यौम इस्तिसाल के तौर पे ले रहे हैं। बुनियादी तौर पे 5 अगस्त 2019 को 2 आर्टिकल्स 370 और 35A का भारतीय हुकूमत ने ख़ात्मा किया है। और ये मैं बताता चलूँ नाजरीन को कि ये जो 2 आर्टिकल्स हैं 370 और 35A, ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के 2 आर्टिकल्स हैं। जहाँ तक तल्लुक़ है 370 का, तो इसे 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। और जहाँ तक तल्लुक़ है 35A का, तो इसे 1954 में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल 370, ये कश्मीर से रिलेट करते हैं। और 370 वो आर्टिकल है जो कश्मीर को एक खसूसी हैसियत देता है, यानी भारत की जितनी बाकी रियासतें हैं उनसे एक मुनफरद इसका स्टेटस है। वो स्टेटस क्या है जी, कि इसका अपना आइन है, इसका अपना झंडा है, इसकी अपनी असम्बली है। ये तीनों स्टेटस बाकी किसी भी रियासत के नहीं हैं। इसी तरह जो 4 चीज़ें हैं, मवासलात है, दिफा है, मालियात है और अमूर ख़ारजा जो है, इन 4 के अलावा कश्मीर हर हवाले से मरकज़ी हुकूमत से आज़ाद है। फिर उससे हट के भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन इस आर्टिकल की मौजूदगी में इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब इन्होंने ज़ाहिर बात है वो मनसूख किया, उसके बाद उसकी जो आइडेंटिटी थी उसको ख़त्म किया गया। और जहाँ तक तल्लुक़ है 35A का, तो 35A बुनियादी तौर पे जो इंसानी हकूक़ के हवाले से है कि इस चीज़ की डेफिनेशन बयान की गई है कि रियासती बाशिंदा कौन होगा। रियासती बाशिंदा वो होगा जिसके पास वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होगा। बुनियादी तौर पे ये 1927 में हरी सिंह ने कानून बनाया था, उसकी तौसीक में इन्होंने 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया और ये एक स्टेटस दिया वहाँ के रियासती बाशिंदों को कि सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी जो है वो कश्मीर के अंदर ज़मीन ख़रीद सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है या बाकी अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। अब ये दोनों आर्टिकल्स ख़त्म करने के बाद वहाँ ये समझ लें कि उन्होंने कश्मीरियों की जो असल शनाख्त है उनसे वो छीन ली है। इसलिए हम आज के दिन को यौम इस्तिसाल के तौर पे मना रहे हैं। लेकिन ज़्यादती का लेवल चेक करें संधू साहब, आप तो इतना इन चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली, नॉट जस्ट एज अ हिस्टोरियन, एज अ कॉलमिस्ट, एज अ राइटर भी मैं आपका ओपिनियन चाहूँगी। आप देखिए कि जब ये मामलात हो रहे थे, उनको उस मोमेंट पे, उस लम्हे में 2019 में क्यों अलाउ किया गया? हर चीज़ होने के बाद पिटना डल जाता है। 2019 में ये अलाउ क्यों किया गया? और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ये हरकतें कर रही थी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं जागी? हम तो चीखते रह गए। सिंपल सी जो बात है। वहाँ पे एक्चुअली ये वहाँ पे भी इंडिया में भी इसको रेजिस्ट किया गया। वहाँ पे बहुत जी, वहाँ पे भी बड़ी रेजिस्टेंस थी जो सेकुलरिज्म के भाई ऊपर बीजेपी से तो इंडियंस खुद बड़े तंग हैं बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका तो उन्होंने बिल्कुल जीना दूभर किया हुआ है। जो सिख कम्युनिटी है, जो वहाँ पे जो बेचारा आवाज़ उठाता है उसका कुछ उम्र निकाल दिया जाता है, तो किसी और मुल्क में कोई आवाज़ उठाए तो उसका वो क्या हाल करेंगे? उसका जो है वो लेवल इतना लो था कि वहाँ पे यहाँ पे बस एक मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चीफ मिनिस्टर एक दिया, उसने कहा जी कि हमें मौका मिल जाएगा कि हम कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे। यानी उनके माइंडसेट में आप देखें कि जैसे किसी एक गासबाना कब्जा करना है, मतलब सिख और वहाँ पे मेंटालिटी बिल्कुल इतनी घटिया कि वो लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हम उनसे शादियां करेंगे। एंड आई एम सॉरी, आप शादी की बात करें, जो रेप हो रहे हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो बच्चियां मोलेस्ट हो रही हैं, जो लड़कों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कोई ऐसी चीज है जो वहाँ पे नहीं हो रही? इंसानी हकूक और इंसान जो की शादी का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो एक अपने आप को जरा सेव करने के लिए जी है। सर, आप अपने आप को सेव ना करें तो एक अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पे जो कर रहे हैं वो तो हर किस्म की बिल्कुल हाँ जी, कि उनका एक्चुअली वो एक गासबाना कब्जा है। और कब्जे में जो एक कैसे होता है ना कि जो माले गनीमत मिला आपको वहाँ से उठा के ले जाए। सॉरी, ये तो ज़माने जहालियत में ख़त्म हो गई थी एग्जैक्टली इस तरह कि भाई अगर किसी जगह पे कब्जा किया कि तो सबसे पहले तो उधर की औरतें और बच्चों को पकड़ो और मर्दों को बेचना शुरू कर दो। ये क्या बात हुई? ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में हमेशा इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और वो ज़माने जहालियत में ही ले जाते हैं, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसानियत को फैसिलिटेट करता है। और जब इसमें एक्सट्रीमिज्म या तशद्दुद आ जाता है तो वो हमेशा जो है वो इंसानों के और बच्चों के, औरतों के, हर चीज़ के वो उसको जो है ना वो बलडोज़ कर देता है। तो बीजेपी की जो एक मेंटेलिटी है, जो एक तशद्दुद की उसकी पॉलिसी की, उसमें आप देखेंगे एक तसलसल है। जब ये बरसरे इक़्तिदार आए थे पहली दफ़ा, उस वक्त भी इनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल थी और उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। पंजाब में इन्होंने जो है वो जो 3 लॉज थे जो है उन्होंने बनाया फार्मर्स के ख़िलाफ़। आजकल भी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो है वो बेशक हुआ, लेकिन उसकी पॉलिसी को जारी रखते हुए पंजाब के नौजवान नस्ल को तबाह किया गया।
तो इसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कश्मीर में कि वहाँ पे अब एक जैसे डेमोग्राफी को चेंज करने की बात होती है ना, कि वहाँ पे इतनी पॉपुलेट कर दिया जाए दूसरे लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कि मुसलमानों की अक्सरियत को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो आहिस्ता आहिस्ता तो खत्म कर दी जाए, वजूद को ख़त्म कर दी और जाए। जो उनकी कनेक्शंस है विद कश्मीरी, जो इंटरनेशनल कश्मीरी हैं, जैसे कि हमारे प्यारे भाई पाकिस्तान में रहते हैं, आप खुद कश्मीरी हैं, राइट जी सर? हाँ, बिल्कुल। आप नहीं जा सकते मिलने, नहीं। कैसे जाएंगे आप? मतलब आप अपनों को ही नहीं मिल सकते। तो ना सिर्फ उन्होंने वहाँ पे रूट्स ख़त्म किए, लेकिन लोगों की एक्सटर्नल दुनिया से भी सारे मुसलमानों की कनेक्शन ख़त्म कर दी। तो यानी कि अगर हमारे कोई कश्मीरी भाई का सगा भाई भी पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसने उसको 20 साल 30 साल 70 साल, मतलब जितना जितना अरसा गुजरा, अगर कोई निकल आया वहाँ से, निकल आया, वापस नहीं जा पाया, राइट सर? आप बेहतर बता सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें ना जी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये उनके मंशूर का हिस्सा था, ये मैंडेट था उनका कि हमने हर हाल में ये 2 आर्टिकल्स ख़त्म करके कश्मीरियों के जो राइट्स हैं उनको गस्ब करना है। और आज देखें कि इस वाक़े को 5 साल हो गए और मसलसल वो अपनी इंतहा पसंदी पे हैं। उन्होंने कोई ऐसा सेक्टर छोड़ा नहीं है जिसको उन्होंने डैमेज ना किया हो। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, अगर हम वहाँ की इकॉनमी की बात करें, अगर हम वहाँ की इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो इन्हीं के हर जो स्टेप है वो सख्त से सख्त ले रहे हैं। अब देखिए उनका जो मौजूदा जो करंट सिचुएशन में जिनका जो स्टांस वो सामने आ रहा है जी कि हमने इनका ख़ात्मा इसलिए किया ताकि टूरिज़म को प्रमोट किया जा सके। टूरिज़म तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रमोटेड है, ज़ाहिर बात है वो जन्नत नज़ीर है, हर बंदा ख्वाहिश करता है वहाँ पे जाए। अब इन हालात में जब यहाँ पर 9 लाख फ़ौज बैठी होगी तो कौन सा बंदा वहाँ जाने की ख्वाहिश करेगा? कोई भी नहीं जा सकता। अगर मेरे को रिलेटिव्स हैं तो मैं उनसे नहीं मिल पाता, क्योंकि इतनी सख्त पॉलिसीज़ हैं कि आप वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाते। वही तो बात कह रही हूँ। देखिए आप क्यों इनफ्लो रोक रहे हैं? क्योंकि जो बंदा आएगा वो देख के वापस आके आवाज़ उठाएगा। तो ना कोई बाहर निकल सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। अंदर ही अंदर खाते जो भी इन्होंने हालात और मामलात बनाते हैं वो बनाते चले जा रहे हैं, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जब हर तरह की पाबंदी होगी, आप मीडिया को अप्रोच वहाँ पे नहीं दे रहे, तो जब मीडिया वहाँ पे जाएगा नहीं, चीज़ों को कैसे हाईलाइट किया जाएगा? बिल्कुल हर तरफ जुल्म है, बर्बरियत है, जबर है और खौफ की फ़िज़ा है। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज़ हैं, क्या मामलात है, और कौन सी लेटेस्ट ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में हमें मोहतात होना चाहिए, और हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में भी नज़र डालते हैं कि क्या स्टेटस है खाने पीने का। जी शेफ तैयबा जी, चिकन पैटी बर्गर जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया है, और उसके साथ मैंने बर्गर सॉस है बनाई है, और साथ केचप है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑसम, थैंक यू सो मच शेफ तैयबा। और अब वापस बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। आज यौम इस्तेहसाल है और हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, कश्मीर के कंडीशंस की बात करें। इस वक्त ऑन ग्राउंड आप दोनों प्लीज़ गाइड करें कि कंडीशन है क्या? इस वक्त जो अगर हम इसको जियोग्राफिकली देखें तो सिचुएशन बड़ी अजीब तरह की बनती है कि आप देखें कश्मीर है, कश्मीर के नीचे जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब आता है, और पंजाब को भी उन्होंने जो सिख कम्युनिटी है उसको दबा के रखा हुआ है, और हर तरह से उसको एक बॉर्डरिंग स्टेट होने की वजह से उनको आए दिन कोई ना कोई उनको परसिक्यूट करती रहती है बीजेपी जो है। और इस वक्त वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी वहाँ पे ऑप्रेसिव मेयर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको टॉपल करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का एक और प्रोजेक्ट है जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कटरा हाईवे जो प्रोजेक्ट है, और उसमें जो जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनको उनकी ज़मीनें ख़रीद के तो श्रीनगर तक जो है वो हाईवे बना रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हम सारे लोग पढ़ते थे कि पठानकोट से सिर्फ रास्ता था और इसके अलावा जो है वो कश्मीर में रास्ता नहीं। अब जब वो हाईवेज़ बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो अपने रूल को या एक ऑप्रेसिव रूल को वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो ये जियोग्राफिकली जिस तरह उन्होंने वो जिस तरह एक फेडरल गवर्नमेंट या उसको केंद्र सरकार जो है वो कर रही है, वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है कि उनके पीछे आवाम की फलाह बहबूद नहीं है।
बल्कि ये है कि लोगों के ऊपर और किस तरह जो है वो पाबंदियां लगानी है, उनको किस तरह अपने कंट्रोल में किस तरह रखना है। मजीद टॉर्चर किया जा जी, सकता है। तो इस तरह जो है वो ये एक तो ये सिचुएशन है। उसके बाद जो पिछली एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो हमने उससे पहले भी बात कर ली है कि वो मुसलसल एक स्ट्रेस में है। ये नहीं है कि अच्छा, लेकिन भैया एक और बात भी तो है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीरी भाई बहन, जिस तरह बुरहान वानी और इस तरह के लोग, जो हाल उनका किया गया है, मतलब बंदे पे बंदा शहीद करते चले जा रहे हैं, जो देखिए, इनको मौका मिल रहा है, जो- जिसको टॉर्चर करने का करते जा रहे हैं, ये भी तो एक ऑन ग्राउंड की बहुत बड़ी रियलिटी देखिए है। जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो जो एक्टिविस्ट होते हैं वो बहुत कम लोग होते सबसे हैं। पहले तो प्रोमिनेंट वाले को ये हाँ। दबाते हैं ना, ताकि उनके पीछे जो सारे लोग हैं जी, उनको बिल्कुल, हाँ। आप डिसहार्ट कर दे और उनको डरा दे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल बहुत कम होती, जो एक लीडरशिप टॉप लीडरशिप होती, उसके बाद एक्टिविस्ट आते क्योंकि हैं, भैया उसके देखिए बाद ना, जो है वो हर आम बंदा लोग तो होते लीडर हैं। हो नहीं सकता। अब वो क्या करते हैं, ऊपर से ही मामला खराब कर देते हैं कि जड़ों से ही खत्म कर देंगे तो आगे कोई आगे ही नहीं आएगा। जी, बिल्कुल। हमारे लीडर को अगर हटा दिया तो हम क्या करेंगे, लोग डर जाते हैं। जी जी, तो वो एक जो सेगमेंट्स है ना कि लीडरशिप, एक्टिविस्ट और आम आदमी, और जो एक नई चीज़ ग्रो करनी है लीडरशिप सबको, कल की जो नस्ल है, नई नस्ल है, इसमें से एक्टिविस्ट निकलने हैं, लीडरशिप निकलनी है, वो उनको इस हद तक सप्रेस कर देते हैं, साइकोलॉजिकली डैमेज कर देते हैं, और इतना हॉरर जो है वो टेरिफाइंग सिचुएशन उसको कर देते हैं कि उनमें वो एलिमेंट ही ख़त्म करना चाहते हैं। गोया दुनिया की नज़र से बचने के लिए वो ये तो चाहते हैं कि कश्मीरी सांस लें, लेकिन ये नहीं चाहते कि वो बाइज्जत सांस लें और उनकी एग्जिस्टेंस भी कोई हो। भाई वो सांस इतना ही लें जितना उनके काम के हो और उनको फ़ायदा हो। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जगह जगह पे मंदिर इस्टेब्लिश नहीं, देखें किसी कोई भी अपनी इबादत गाह बनाता है, चाहे वो वो आज़ाद हिंदू हो, है, मुस्लिम बिल्कुल। हो, क्रिश्चियन हो, कोई मसला नहीं है, आप बनाएं, 100 दफ़ा बनाएं, लेकिन मंदिर बना बना के और बाकायदा इंडिया से पंडित्स को ऑफ़र की जा रही है कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, आप वहाँ जाएं और लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करें। राइट के रॉन्ग प्रोफेसर साहब? बिल्कुल, मैं आपकी बात को, डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। देखिए जो सब हमें किसी, बाय द वे मैं एज मुस्लिम एक बात कह रही हूँ और हम सबका यही राय है, हमें किसी हिंदू से, किसी भी दूसरे मज़हब के इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो भी मुस्लिम, जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, हम सब साथ खड़े हैं इंसानियत के। मैं ये पहले बात क्लियर कर रही हम तो हूँ, लेकिन extremism जो है उस ना। केस में जो स्पेसिफिक लोग हु हैपन टू बी हिंदू ऐसे करें, हम उसकी बात करें। हमें हिंदुओं से कोई मसला नहीं है, हमारा वो वाला ज़र्फ नहीं है जो अक्रॉस द बॉर्डर का है। इस चीज़ पे क्या किया है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, हम बिल्कुल। उस चीज़ को पसंद नहीं मैं करते। बार बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ भैया, क्योंकि देखें हम स्टेट चैनल पे, वो अपने स्टेट चैनल पे, दूरदर्शन पे जो मर्जी कहे, हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे हमेशा फेयर बात करेंगे, बिल्कुल सही। इंसानियत की बात बिल्कुल करेंगे। सही, बिल्कुल सही। जी प्रोफेसर साहब। डॉक्टर साहब की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए जी, कि जिस तरह आपने बात की अभी इस हवाले से कि स्टेट चैनल जो है वो अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह रखता है, तो जाहिर बात है हम रिसर्चर्स भी हैं और टीचर्स भी हैं और हर चीज़ को बड़े माइन्यूट एंगल से देखते हैं। तो जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है ना जी, कि सितंबर 2023 का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो कश्मीरी थे वो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद वो इस फैसले को कलअदम करार दें, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तनसीही को आइनी करार दे दिया। अब ये जब आइनी करार दे दिया गया, डिसीजन आ गया, तो कश्मीरी इस डिसीजन पे भी वो गैर मुतदलदल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये डिसीजन दिए जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सिर्फ एक पड़ाव तस्वर किया है, हमारी मंजिल इंडिया नहीं है, हमारी मंजिल पाकिस्तान है। बिल्कुल। और इस बात का अहाता उन्होंने 19 जुलाई 1947 की करारदाद इलाक़े पाकिस्तान में उस वक्त के महाराजा हरी सिंह को सुनाया था कि अभी पाकिस्तान कायम नहीं हुआ, और पाकिस्तान के क़याम से पहले उन्होंने यह डिसीजन दिया था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर का इलाक़ पाकिस्तान के साथ करना है। तो यानी कश्मीरी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अभी तक जो है वो पुरुम्मीद है कि हमारी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। दूसरी चीज़ जो अभी हालिया डिसीजन आया है इलेक्शन के हवाले से कि सितंबर 2024 में उन्होंने कहा है जी कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। अब उस इलेक्शन की पूरी तैयारी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो हल्का बंदियाँ हैं उनमें ये रद्द-बदल कर रहे हैं। अब जम्मू जो है ज़ाहिर बात है वो एक नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है,
उसको उन्होंने उन 6 हल्के मज़ीद दे दिए और श्रीनगर में सिर्फ 1 हल्के का इजाफ़ा किया है। अब अगर देखा जाए तो आबादी के एतबार से इस वक्त जो है वो श्रीनगर ज़्यादा है और वो कम है। यहाँ पर हल्के बंदियाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ हल्के ज़्यादा बनने चाहिए थे ताकि जब का इलेक्शन हो और उसमें जो MLAs मुंतखब होकर आएँ असम्बली के अंदर, वो मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा हो। अब ये एक पूरे प्लानिंग के तहत मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। फिर आप देखें कि एक गवर्नर के अंडर कैसे इलेक्शन साफ हो सकता है जब मशीनरी सारी उनकी है और उस सारी मशीनरी को वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वॉच करेगा और एक पूरी प्लानिंग के तहत इलेक्शन कराना है और इलेक्शन को विन करना है और अपनी पूरी पॉलिसीज़ वहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन जो इस वक्त इंटरनल सिचुएशन है कि अभी जो कुछ 1.5-2 माह पहले जो उनके हम ख्याल लोग हैं BJP के जो मुसलमान जमातें हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला ग्रुप है, महबूबा मुफ्ती ग्रुप है, उनके 14 लीडरों की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी के साथ और उसमें उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है जी कि आप लोग हमारे साथ टाई अप करें, हम इसका कोई ना कोई बेहतर जो है वो डिसीजन देंगे। लेकिन उन्होंने भी BJP गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि वहाँ की जो उनके हमख्याल जो लोग हैं वो भी अब उनसे मुतनफ़र है। दूसरा आदमी तो है ही मुतनफ़र ना, यानी उनके जो हमख्याल लोग हैं जिन्होंने उनसे फ़ायदे उठाए हैं या जिनको उन्होंने फ़ायदे दिए हैं वो भी इस वक्त उनसे मुतनफ़र हो चुके हुए हैं। ये इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। व्हाट डू वी डू? मेन तो बात फिर यहीं पे आ जाती है जहाँ से शुरू होती है और ख़त्म होती है, व्हाट टू डू। मसला ये है कि अब इलेक्शन वो क्यों उन्होंने रखे हैं सितंबर में, इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, अपनी जो एक हेजेमोनिक रूल है उसको भैया जो उन्होंने बेड़ा गर्क करना था वो तो उन्होंने कर दिया है। नहीं, एक आगे चलनी है ना, ये सारी चीज़ें, एक तहरीक चल रही है और उधर से दोनों तरफ से, तो इंटरनेशनल लेवल की जस्टिफाई करें। अब होना ये चाहिए कि जो कश्मीरी हैं जिस तरह वो पहले बाइकआउट करते रहे हैं और हमेशा यही होता रहा है कि ये फेक हैं और यही रिजल्ट आते रहे हैं कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी कम्युनिटी ने भी उनको इंडोर्स नहीं किया था और इनका भी यही हाल होगा कि जितने मर्जी। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड यही सोचता है ना कि हाँ जिस तरह इलेक्शंस होती हैं, एक्चुअली लोग अपने प्रिविलेज को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। आप अमेरिका कनाडा में घर बैठे भी वोट दे सकते हैं, पाकिस्तान में हमें जाना पड़ता है बैलेट बॉक्स पे, राइट? तो कश्मीर में क्या हालात होंगे अगर हम मिडिल में हैं हालात वाइज और अमेरिका कनाडा वगैरह ज़रा हाईफाई हैं, तो बेचारे कश्मीर को तो आपने 70 साल से क्रिपल किया हुआ है। कौन चेक करेगा कि फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? कौन जाके बैलेट बॉक्सेस में गिनती करेगा? मैंने अभी वो तो उन्होंने पहले दिया है ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वही वाली बात फिर से कह रही हूं ना, आपकी रिपीट कर रही हूं। मशीनरी में कैसे इलेक्शन साफ होगा? पॉसिबल नहीं है। उससे पहले जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि आपने जो जम्मू है उसकी आपने कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा बना के सीटें ज़्यादा दे दी, श्रीनगर जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे आपने कम कर दी, तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि उनकी नीयत क्या है। गरीब को भूख लगी है, आप उसको खाना खिलाएं या जहर वाला खाना खिलाएं, वो खा तो लेगा, लेकिन अगर जहर वाला ही खाना खिलाना है तो ना खिलाओ भाई। मैं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ ना कि मैं तो आपके सर वही वाली बात ना, मेरा एज एन आम पाकिस्तानी शहरी जब ये सुन के मेरी रूह कांप जाती है और रूह लरस जाती है कि ये कर क्या रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऐसे इन्वॉल्व कर रहे हैं कि काम बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन हमें मतलब सितंबर के बाद बहुत कुछ अजीब होने वाला है कि जो मुस्लिम, अल्लाह खैर करे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी सरेंडर नहीं किया। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तब भी उन्होंने वो डिजेक्टेड नहीं हुए, वो अपने हौसले के साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो इंडिया में है, एटलीस्ट उनको तो फिज़िकली सपोर्ट करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनको सोशल मीडिया के ऊपर आगे आना चाहिए, उनकी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जितनी तादाद है मुसलमानों की वो इतनी पोटेंट मिनॉरिटी हैं कि वो किसी भी डिसीजन को जो है वो हिट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम मिनॉरिटी है वो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो दूसरी हमारी मुस्लिम उम्मा है वो एक दूसरे में ऐसे उलझे हुए हैं कि उनसे हमें जो है वो तवक्को जो हम करते हैं या हम जो है वो तवक्को करते हैं या उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। जब तक मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही परेशानियों में चलते रहेंगे। जी वहाँ का जो कश्मीरी है ना जी,
वो इन आर्टिकल्स को इस वक्त उनकी तनसीही को वेटेज इसलिए नहीं दे रहा कि चूँकि इसकी तनसीही के कश्मीर के मसले पे कोई असरात मुरतब नहीं हो रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है भारत खुद इसको 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया और फिर वो जो कमीशन का क़याम होना और सारी चीज़ें, तो सलामती कौंसिल की जो 1957 की जो करारदाद है, करारदाद नंबर 122, उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि रियासत जम्मू कश्मीर की कोई भी एक कानून साज असम्बली, ज़ाहिर बात है लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, यानी इनमें से कोई भी एक असम्बली सिंगल डिसीजन नहीं ले सकती कश्मीर के मसले के हवाले से। डिसीजन तब होगा जब इस्तिस्वाब राय होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में, और उसके बाद जो जॉइंट डिसीजन होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम मायूस नहीं हैं। कश्मीरियों की जो नज़र है इस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर है कि आप लोग फौरी तौर पर अपने उन करारदादों के मुताबिक इसको हल करें, और ख़ास करके वो जो 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद है उसके हवाले से ख़ास करके फोकस किया जाए, जिस पे दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। शेफ़ तैयबा आपका भी शुक्रिया। यहाँ पे शो को इसी बात पे व्यूअर्स कंक्लूड करेंगे कि जहाँ हम अपने फ़लस्तीन के भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम सीरियन अपने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे कोई भी ज़्यादती होती है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, तो हम लोग खड़े होते हैं उनकी सपोर्ट में। तो कम से कम अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए अक्रॉस लिटरली अक्रॉस द बॉर्डर वाला ही सीन है, तो उनका भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। और हमारे कश्मीरी भाई बहनों ने हमेशा हमारा साथ दिया, जिस भी बेचारे कैपेसिटी में वो दे पाए, तो हमें भी बढ़ चढ़ के अपनी सपोर्ट दिखानी चाहिए, और यही पैगाम है हम सबका। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे कश्मीरी भाई बहनों को फ्रीडम दे, और इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।